अस्सलाम वालेकुम। सुल्ताना की दुनिया में आपको खुश आमदीद। गुज़श्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि कैसे हम माह जून की शदीद गर्मी में 22 साल के बाद बमा फैमिली हम्बुर्ग जर्मनी से बज़रिया तुर्की पाकिस्तान इस्लामाबाद का सफ़र कर रहे हैं। तुर्की इस्तांबुल में हमारा स्टे या वक्फ़ा 2 घंटे का था और हमारा जहाज़ हम्बुर्ग यानी जर्मनी से ही 1 घंटा लेट हो चुका हुआ है। आप चाहे किसी भी एयरलाइन में सफ़र कर रहे हों और अगर आपकी कनेक्टेड फ़्लाइट है तो एक जहाज़ से निकलकर दूसरे जहाज़ तक जाने के लिए 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं और आपको बहुत तेज़ी से सारे काम सार अंजाम देने होते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ और हम लोग चूँकि 1 घंटा फ़्लाइट हमारी पहले ही लेट हो चुकी हुई थी, जहाज़ से निकलते ही हमने जो कनेक्टेड फ़्लाइट्स वाला एरिया था उसमें अंदर आ गए और 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हमने भागना शुरू कर दिया। हमने D15 में जाना था, यानी उस लाउंज में जाना था जो तुर्की एयरलाइन के लिए मखसूस था और हमारा यही ख्याल था कि रास्ते में जो ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन नज़र आती है तो ताज़ा तरीन सूरत हाल हम उनसे पता कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग चलते जा रहे थे और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस एरिया से हम गुज़र रहे थे वहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आई। या तो हमें नीचे वाले फ्लोर पर जाकर इन्फॉर्मेशन मिलनी थी या ऊपर वाले हिस्से में जाकर मालूमात ताज़ा तरीन हासिल हो सकती थी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी इसी आस में चलते जा रहे थे कि हो सकता है कि हमारी अगली फ़्लाइट थोड़ी लेट हो जाए। अगर आपकी कनेक्टेड फ़्लाइट मिस हो जाती है तो आपको परेशानी इस चीज़ की नहीं होती कि आपकी कनेक्टेड फ़्लाइट मिस हो गई है, क्योंकि 2, 4, 6 या हो सकता है कि 12-14 घंटों के बाद आपको अगली फ़्लाइट मिल जाए। असल परेशानी आपको इस चीज़ की होती है जो आपने अपने घर से निकलने से पहले प्लानिंग तरतीब दी हुई होती है कि फ़लाँ दिन में या फ़लाँ वक्त में जाकर आपने ये काम पाया तकमील तक पहुँचाना है। इस वक्त हम तकरीबन D15 के काफ़ी करीब पहुंच चुके हुए हैं, यानी ये वो लाउंज है जो तुर्किश एयरलाइन के लिए मखसूस है और इस एरिया की खामोशी हमें चीख चीख कर बता रही है कि ये न थी हमारी किस्मत कि दीदार कनेक्टेड फ़्लाइट होता। हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट मिस हो चुकी हुई थी। थोड़ी देर के लिए हमने रुक कर अपने होशो हवास बहाल किए और अब अगला मरहला हमारा करीबी इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना था, ताकि जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे हमें आगाही हासिल हो सके। इन्फॉर्मेशन की लाइन देखकर हमें बहुत कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो लाइन बता रही थी कि एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा। लाइन में जितने भी लोग खड़े थे उनमें से हर एक की यही ख्वाहिश थी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अगली फ़्लाइट लेकर वो अपने घरों को जा सकें। हमारे सारे कागजात चेक होने के बाद हमें नई बोर्डिंग के लिए भेज दिया गया, क्योंकि हमारी पहली बोर्डिंग ज़ाया हो चुकी हुई थी। बोर्डिंग वाले भाई ने बड़े अच्छे अंदाज से हमें वेलकम किया और उसके बाद जो अगली फ़्लाइट लाहौर पाकिस्तान जा रही थी वो भी निकल चुकी थी और उससे अगली फ़्लाइट कराची पाकिस्तान के लिए जाने वाली थी। लेकिन कराची जाने से ज़्यादा बेहतर हमने यही समझा कि हम रात तुर्की में ही गुजारें, क्योंकि किसी ने हमारे कान में डाला हुआ था कि कराची ना जाइयो, कराची वाले बड़ा खजल कर दे। नई बोर्डिंग के मुताबिक हमारी अगली फ़्लाइट 24 घंटों के बाद पाकिस्तान इस्लामाबाद के लिए रवाना होनी थी, यानी उस लिहाज से हमें रात तुर्की में ही बसर करनी थी और हमारी ज़ाती तौर पर भी यही ख्वाहिश थी कि अब एक साफ़ सुथरा और आरामदेह बिस्तर होना चाहिए। उससे ज़्यादा की ख्वाहिश भी हमें नहीं हो रही थी। और एक ज़रूरी बात कि अगर आप रात तुर्की के किसी भी होटल में गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट पहले चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप एयरपोर्ट की हदूद से बाहर निकल रहे हैं। पासपोर्ट चेक करवाने के लिए आपको बहुत सारे काउंटर नज़र आएंगे, लेकिन देखिए कि आपकी शहरियत कौन सी है, उसी के मुताबिक आप उस काउंटर पर जा सकेंगे। हमारी नई बोर्डिंग देखने के बाद आखिरकार हमारे लिए होटल की बुकिंग भी हो गई
और उस लाउंज में हमारे जैसे और भी बहुत सारे मुसाफिर थे जिनकी कनेक्टेड फ़्लाइट मिस हो चुकी हुई थी। रात के 10:30 बजे हम सारे ही एक बस के ज़रिए इस होटल में पहुँचे। काफ़ी रात हो चुकी हुई थी, थकावट भी बहुत ज़्यादा थी और हमें यही बताया गया कि कल रात को यानी कल शाम को 5 बजे हम दोबारा इस लाउंज में पहुंच जाएं ताकि वापसी के लिए बस हमें यहीं से ही पिक कर सके। हमारी बारी आने पर हमें हमारे कमरे का नंबर और कार्ड दे दिया गया और जो पहला ख़्याल हमारे जहन में बिजली की तरह कूदा कि लोड शेडिंग तो पाकिस्तान में जाके शुरू होनी है, यहीं से ही मरहला शुरू हो गया तो हमें काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। लेकिन ये हमारी गलती थी क्योंकि जो कार्ड हमें दिया गया था वो हमने पंच करके रखना था ताकि उसी से ही हमारा कमरा रोशन होना था। होटल के इस कमरे में पहुंचकर हमें बहुत ज़्यादा अपनायत का एहसास हुआ क्योंकि इसकी छतें देसी घरों की तरह काफ़ी ऊंची ऊंची थीं। ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पर मौजूद थी और नहाने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था क्योंकि जर्मनी में अमूमन शावर सिस्टम कम है बल्कि बाथ सिस्टम ही है, तो उस लिहाज से यहाँ पर खड़े होकर नहाने का सिस्टम था वो हमें काफ़ी अच्छा लगा। अगले दिन होटल को छोड़ने के बाद जब हमने उसके टोटल बिल को देखा तो 4 अफराद के लिए जहाज़ वालों को 500 यूरो की अदायगी करना पड़ी। यहाँ पर होटल में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी, हत्ता कि घर में पहनने वाले जूते भी मौजूद थे और जायनमाज़ भी मौजूद था। एयरपोर्ट पर तो हमने कह दिया कि हमें सिवाय एक साफ़ सुथरे और आरामदेह बिस्तर के कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जब हमें आरामदेह बिस्तर भी मिल गया तो हमें कुछ न कुछ खाने की ख्वाहिश भी पैदा हुई। इस वक्त रात के 11 बज चुके हुए हैं और बावर्ची खाने में काम करने वाला अमला भी आखिरी सफाई करने के बाद घर जाने को तैयार है। बाहर के मनाज़र हमारी तवक्को से बढ़कर बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इन मनाज़र से ज़्यादा हमारी तवज्जो इस वक्त खाने की तरफ है क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ खा कर सोना चाह रहे थे, वरना सारी रात खाने की ही ख्वाबें आनी थी। ये कल नाश्ते की तैयारी हो रही है। हमें बहुत सारी चीज़ों की ऑफ़र की गई, लेकिन आखिर में हम लोगों ने 2 हल्की फुल्की चीज़ों का ऑर्डर देकर अपने कमरे में आ गए। तुर्क कौम खुदा ताला के फ़ज़ल से बहुत ही मेहमान नवाज़ कौम है। अगर आप किसी भी तुर्की रेस्टोरेंट में चले जाते हैं तो खाने के बाद आपको चाय बग़ैर पैसों के पेश की जाती है। ये हमने तुर्की ट्रेडिशनल सलाद मंगवाया था जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के पनीर और मुख्तलिफ़ तरह के पत्ते वगैरह पाए जाते हैं। मीठे में हमने रेवाने और बाकलावा का ऑर्डर दिया जो कि तुर्की मिठाइयों में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। चाय और पानी होटल वालों की तरफ से बिल्कुल फ्री था। सारे दिन की थकावट के बाद रात के 4 घंटे बहुत ही तेज़ी के साथ गुजर गए और हमारी आँख अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पर खुली, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हमने रात के चंद घंटे एक इस्लामी मुल्क में बसर किए हैं। सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक होटल में नाश्ते का इंतज़ाम मौजूद था, यानी इसमें से आप अपनी मर्ज़ी से जो भी और जितना भी चाहें खा सकते थे और उसके लिए आपको किसी किस्म की अदायगी करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जहाज़ वालों की तरफ से 15 यूरो फ़ी कस के हिसाब से यहाँ पर बाद में अदायगी की जानी थी। तुर्की नाश्ता हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है। तुर्की नाश्ता इंतहाई लजीज़ होता है और नाश्ते में ही आपको पनीर की अनवाउ अक़साम नज़र आएंगी जिनमें सॉफ्ट चीज़ भी है और मुख्तलिफ़ तरह के जैतून भी पाए जाते हैं। टमाटर की बनी हुई मुख्तलिफ़ डिशेस भी आपको नाश्ते में नज़र आएंगी। इसके अलावा आपको वो पनीर भी नज़र आएंगे जिनको पकाने का दौरानिया काफ़ी लंबा होता है। तुर्की नाश्ते में आपको मुख्तलिफ़ तरह की गोश्त की अक़साम भी नज़र आएंगी जिनमें मुख्तलिफ़ सॉसेजेस, सुजुक या सलामी वगैरह पाई जाती हैं। ये बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखकर अंदाज़ा हुआ कि ये शायद वो हैं जिस तरह के आपको भी गलती लग रही है, लेकिन ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं और जो हमने समझा था।
यानी आज के इस नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें हमारी जानी पहचानी थीं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी भी थीं जो कि खालिस्तन रवायती थीं और हमारे लिए बिल्कुल नई थीं। और वो लोग जो हल्का फुल्का नाश्ता करना चाहते हैं उनका भी सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ़ तरह के जैम और मामलेट आपको नज़र आ रहे हैं। ये ताहीनी है जो कि तिलों से तैयार की जाती है, बहुत लजीज होती है। तुर्क कौम में हरे और काले जैतून दोनों ही पसंद किए जाते हैं। तुर्की में मुख्तलिफ़ किस्मों के शहद पाए जाते हैं और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया का महंगा तरीन शहद भी तुर्की में पाया जाता है। यहाँ पर भी आपको शहद की मुख्तलिफ़ अक़साम नज़र आ रही हैं जो आप डबल रोटी के ऊपर या दूध के अंदर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ खुश्क मेवाजात हैं जो कि आप दूध में डाल के अंदर कॉर्नफ्लेक्स या मूसली वगैरह डालकर खा सकते हैं। इंजीर तुर्क कौम में बहुत पसंदीदा है। हत्ता कि जर्मनी में भी आपको तुर्क दुकानों से इंजीर का जैम बआसानी मिल जाता है। नाश्ते में हमें यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के ताज़ा फल भी नज़र आए जो कि साइज़ में जर्मन फलों से कदरे छोटे थे। और सबसे ज़्यादा खुशी हमें लोकार्ट को देखकर हुई क्योंकि लोकार्ट जर्मनी में नहीं मिलता, बल्कि कह लीजिए कि लोकार्ट जर्मनों के लिए एक मुनफरिद और नया फल है जिससे उनको बहुत ज़्यादा आगाही हासिल नहीं है। मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर चाय का इंतज़ाम भी मौजूद था, लेकिन तुर्क कौम की चाय हमारी तरह नहीं होती बल्कि बग़ैर दूध और चीनी के पी जाती है जिसमें पत्ती बराए नाम होती है। और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ हमें यहाँ पर बागेट्स, मुख्तलिफ़ तरह के बन्स और डबल रोटी की मुख्तलिफ़ अक़साम नज़र आईं। ये टोस्टर अपनी नौइयत का बिल्कुल मुनफरिद टोस्टर था जिसने अपनी पूरी तवज्जो हमारी तरफ मबज़ूल करवाई। तुर्क कौम में मैदा और मैदे से बनी हुई मसनूआत बहुत ज़्यादा पसंदीदा और आम हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ तरह के बन्स नज़र आ रहे हैं और ये सारे ही मैदे से बनाए गए हैं, जिनमें से बाज़ों के ऊपर तेल लगाए गए हैं या बाज़ों के ऊपर कलौंजी या इस तरह की चीज़ें लगाई गई हैं। और ये वो रोटी की किस्म है जो कि बनाकर बाज़ का 6 माह के लिए स्टोर कर ली जाती है और बवक्त ज़रूरत उसको गर्म कर लिया जाता है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ तरह के फ़्रेश जूसेस नज़र आएंगे और उसके साथ साथ बाहर के खूबसूरत मनाजिर भी। हमारा आज का तुर्की नाश्ता बहुत लजीज और 1 घंटे पर मुश्तमिल था। नाश्ता करने के बाद हमारे पास 4 से 5 घंटे थे और हमने तुर्की की सैर का प्रोग्राम बनाया। और एक चीज़ जिसने हमें बहुत हैरान किया कि गूगल मैप के मुताबिक गिरदोनवा में किसी किस्म का कोई भी शॉपिंग मॉल मौजूद नहीं था। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि पैदल ही जहाँ तक हो सकता है इस्तांबुल की सैर की जाए, क्योंकि इस्तांबुल हमारी तवक्को से बढ़कर बहुत ही खूबसूरत था। जो ही हम सैर के लिए बाहर निकले तो ड्यूटी पर खड़े एक नौजवान से हमने बातचीत की और शॉपिंग मॉल का पूछा तो उसने छत की तरफ इशारा किया। तो हमें फ़ौरन ये ख्याल आया कि रात को जब हम अपना खाना ऑर्डर करने के लिए लिफ्ट में गए थे तो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर हमें शॉपिंग मॉल की तख्ती नज़र आई थी और हमने बाहर निकलकर झांक कर भी देखा तो हमारा यही ख्याल था कि इस होटल की छत के ऊपर 2 या 3 मुख्तलिफ़ छोटी छोटी दुकानें होंगी जहाँ से इंसान ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सकेगा। हम दोबारा अंदर आए और बाकायदा अपने कमरे का नंबर वगैरह बताकर हमने वो लिफ्ट इस्तेमाल की ताकि हम शॉपिंग मॉल में जा सकें, क्योंकि उसके बगैर आप शॉपिंग मॉल में नहीं जा सकते। और होटल की छत पर आकर हमारी हैरानगी की इंतहा ना रही, क्योंकि वहाँ पर 1, 2, 8, 10 या 20 दुकानें नहीं थी, बल्कि वहाँ पर एक
दुनिया आबाद थी जिसका हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि तुर्की फ़न तामीर ऐसा है कि उसकी तफसील इंशाल्लाह आगे चलकर आपको नज़र आएगी। और अगर आपको इस बात में दिलचस्पी हो कि हमने तुर्की में कहाँ कहाँ सैर की, तो आइंदा भी देखते और सुनते रहिए सुल्ताना की दुनिया।